नमस्कार। टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए इस चैनल पर व्यवस्थित और संपूर्ण सामग्री उपलब्ध है। इसके लिए ज़रूरत है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक संख्या तक पहुंच सके, ताकि अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें। तो आज की वीडियो में हम आपको हिंदी साहित्य की जो मध्यकाल था उसको जो दो भागों में बांटा गया था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो आज हम उत्तर मध्यकाल के बारे में बताएंगे, जिसका समय है 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। इस उत्तर मध्यकाल को प्रवृत्तियों के आधार पर, रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल की संज्ञा दी है। आपको हमने बताया था कि रीति काल जो है एक परंपरा है। उस परंपरा के अंतर्गत जो नियम, उस नियम के अंतर्गत जिस प्रकार की रचनाएं हुई, उसी के आधार पर इस काल को रीति काल की संज्ञा दी गई है। यदि अगर इसके विभिन्न नामों की बात करें तो इस उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसे ही उत्तर मध्यकाल को या रीतिकाल को सवाल अक्सर पूछता रहता है कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है। तो इसको नाम दिया है डॉक्टर रसाल जी ने। रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी है उन्होंने। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में अलंकृत काल इसे कहा है, और चतुरसेन शास्त्री जी ने इसे अलंकार काल कहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, आप भ्रमित न होइएगा। अलंकृत काल और अलंकार काल में हम एक बार फिर से आपको बताते हैं। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है और अलंकार काल जो है चतुरसेन शास्त्री जी ने कहा है। अगर हम इस रीतिकाल की बात करें तो थोड़ा बहुत विवाद टाइप का इसमें भी आ जाता है। हालांकि जो मुख्य रूप से या ज़्यादातर विद्वानों ने इसको 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में आपको यह रीतिसिद्ध वाला जो सेक्शन है ये मिलता ही नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में बांट दिया है। रीति सिद्ध कवियों को इन्होंने रीतिबद्ध के अंतर्गत ला दिया है, और रीतिबद्ध के जो पूर्व कवि हैं उनको इन्होंने आचार्य की संज्ञा में या श्रेणी में डाल दिया है। तो अगर बात करें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त की, तो ये रीति है क्या? बार बार शब्द आ रहा है रीति। तो इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देंगे जिससे आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। एक दोहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसमें भी रीति शब्द आया है। रीति का अर्थ क्या निकलता है इससे? परंपरा, नियम, अर्थात हमें ऐसे चलना है, यह कार्य करना है। तो यही चीज रीति है। एक नियम के अनुसार जब रचनाएं होने लगी, नियम के अनुसार का अर्थ क्या है? जैसे दोहा, उसका एक नियम है, इतने में 11 रहेंगे, इतने में 13 मात्राएं रहेंगी, चौपाई में सभी में 16-16 रहेंगी। तो रस, ये चीजें आती हैं तो ये रस है। ये शब्द आते हैं या भाव आते हैं तो यह अलंकार होगा। तो ये रीति निरूपण कहलाए। तो इस आधार पर इस चीज को लेकर के एक लक्षण ग्रंथ लिखा गया और फिर उसका एक उदाहरण ग्रंथ लिखा गया। जैसे दोहा की परिभाषा लिखी गई, उसके बाद से उससे संबंधित कुछ रचनाएं हो गई। तो जो इन्होंने, जिन कवियों ने ये दोनों चीजें की, वह रीतिबद्ध कहलाया। अर्थात उस रीति से बंधे हुए थे जो कि ऐसे ऐसे हमको करना है। और रीति क्या था? एक दोहे की परिभाषा लिखना और उसका एक उदाहरण
लिखना। तो इसमें आते हैं चिंतामणि, केशवदास, जो प्रमुख कवि हम आपको बता रहे हैं, चिंतामणि, केशवदास, देव भूषण, मतिराम, मंडन, ग्वाल, कुलपति मिश्र, सूरत मिश्र, दूल्हा प्रताप सिंह, भिखारी दास। इन नामों की बात करें तो एक नाम जो अभी हमने लिया केशवदास, यह जो केशवदास का नाम है यह आपको भक्ति काल के अंतर्गत भी मिलता है और आपको रीतिकाल के अंतर्गत ही मिलता है। ये दोनों जगह आते हैं। कहने का उद्देश्य है कि इनकी जो एक पुस्तक है कविप्रिया, वह रीतिकाल से लगभग 50 वर्ष पूर्व थी, अर्थात भक्ति काल के समय में प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन रीतिकाल के अंतर्गत उसको शामिल नहीं किया जाता है। रीतिकाल की अगर बात करें, विधिवत परंपरा की अगर बात करें तो यह चिंतामणि के रस विलास से मानी जाती है कि रीतिकाल का प्रारंभ होता है। और इन तमाम का अगर बात करते हैं भिखारी दास की, एक सवाल अक्सर आता है रीतिकाल के अंतिम कवि के बारे में। प्रारंभ तो आपको मिल गया चिंतामणि, अगर अंत की बात करते हैं तो अंत में भी 3 श्रेणियां आती हैं। रीतिकाल के अंतिम आचार्य भिखारी दास को कहा जाता है। रीतिकाल के ब्रज भाषा के अंतिम कवि पद्माकर जी का नाम आता है और सामान्य रूप से रीतिकाल के अंतिम कवि का नाम ग्वाल लिया जाता है। तो ये आप जरूर याद करिए, ये सवाल अक्सर आता रहता है। उसके बाद हम रीति सिद्ध की अगर बात करते हैं, रीतिबद्ध के बाद रीति सिद्ध की, तो रीति सिद्ध क्या कहलाता है? रीति सिद्ध वह है जिन कवियों को पता था कि यह दोहा की परिभाषा क्या होती है, कितनी मात्राएं होती हैं, लेकिन उन्होंने इसको लेकर के कोई ग्रंथ नहीं लिखा, दोहे की परिभाषा नहीं लिखी, उसके आधार पर जो उदाहरण आते थे वह इन्होंने लिखे। जैसे बिहारी दास प्रमुख कवि हैं, इनकी पुस्तक है बिहारी सतसई। ये अक्सर सवाल आता है कि बिहारी सतसई पे किस पुस्तक का प्रभाव है, तो उसके लिए 3 नाम आते हैं। आर्या सप्तशती है, गाथा सप्तशती है और अमरुक शतक है। ये 3 नाम आते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि इन पुस्तकों का प्रभाव जो है इस बिहारी सतसई पर पड़ा है। इसमें करीब 700 से ऊपर आपको दोहे मिलते हैं। तो इस श्रेणी में बिहारी, वृंद, बेनी प्रवीण, सेनापति, रसनिधि, पजनीश, निवाज आदि कवि आते हैं। और नगेंद्र की अगर बात करें, यहीं पे आपको डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें तो वह इस रीति सिद्ध के अंतर्गत इनको लेते ही नहीं है, वह इनका नाम जो है रीतिबद्ध शाखा के अंतर्गत ले लेते हैं और इन्हें सामान्य कवि बताते हैं, जबकि जो रीतिबद्ध के जो कवि हैं उन्हें वह आचार्य की श्रेणी में डालते हैं। इसके बाद जो तीसरी परंपरा आती है वह या भाग है वह रीति मुक्त है। नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा है, रीतिबद्ध जो रीति से बंधे हुए थे, रीति सिद्ध जो उस रीति से पारंगत थे, सिद्ध थे, और तीसरे थे रीति मुक्त, अर्थात जो उस रीति की परंपरा से सर्वथा मुक्त थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि दोहे में कितने मात्राएं होती हैं, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, कौन सा रस कौन सा अलंकार होता है, इस पर उन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा और न ही उसका उदाहरण लिखा है। यह स्वच्छंद रूप से अपनी रचनाएं करते रहे, इनको जो अच्छी लगी। अगर इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले घनानंद का नाम आता है। इस घनानंद जी को साक्षात रसमूर्ति कहा गया है। इनकी भाषा उच्च कोटि की बताई गई है और यह दोनों उपाधि जो दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें दी है। दूसरा एक नाम आता है आलम। आलम के बारे में भी कुछ बातें प्रसिद्ध हैं, हम उनके बारे में एक दोहे की बात करें।
कनक छरी सी कामनी काहे को कटी छीन। ये दोहा क्या है? एक शेख नाम की रंगरेजिन थी, अर्थात कपड़े रंगने वाली थी। जब ये उनको अपनी पगड़ी रंगने के लिए दिए तो उसमें एक पर्ची लिखी हुई रह गई जिस पे ये ऊपर का दोहा लिखा हुआ था, जिसे इनकी जो रंगरेजिन थी जिसका नाम था शेख, उन्होंने इसे पूरा किया और उन्होंने कहा कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धर दीन। आलम इस पंक्ति को सुनकर के बहुत प्रभावित हुए और बाद में इन्हीं से इन्होंने विवाह भी कर लिया। इसके बाद आता है इसमें तीसरा नाम है ठाकुर। ठाकुर नाम से रीतिकाल के अंतर्गत 3 कवि आपको मिलते हैं। बोधा, जिसे बुद्धि सेन भी कहा गया, उनका एक दूसरा नाम था बुद्धि सेन अर्थात बोधा, जिनकी प्रमुख पुस्तक है इश्क नामा और विरह वारिस। उसके बाद आता है द्विजदेव। ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इसमें एक और सवाल आता है, चूंकि ये स्वच्छंद धारा के कवि थे, प्रेम के कवि थे, तो जाहिर सी बात है कि ये रसिक मिजाज के रहे होंगे। अगर इनकी बात करें प्रेमिकाओं की, घनानंद की प्रेम का क्या नाम था? सुजान। ये सवाल आता है, सुजान किसकी प्रेमिका थी या घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? तो घनानंद की प्रेमिका थी सुजान, जो कहीं न कहीं राजा से भी प्रिय थी ये। हालांकि यह उनके बारे में कहा जाता है कि प्रणय निवेदन के पश्चात उन्होंने इनका निवेदन से अस्वीकार कर दिया और अंत समय में यह अपने वृंदावन चले आए। वहां पर इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि वहां पर कुछ सैनिकों ने इन्हें घेर लिया और जब इनसे जर 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 कहा अर्थात धन की मांग की, तो इन्होंने मिट्टी उठाई और रज 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 कह करके छोड़ दिया और उसी को देख करके सैनिक अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उनका हाथ काट दिया। अधिक रक्तस्राव से उनकी वहीं मृत्यु हो गई। तो इनकी प्रेमिका की बात करें तो सुजान नाम की प्रेमिका थी घनानंद की। इसको लेकर के सुजान सागर भी इन्होंने एक रचना की है। हालांकि इनकी जो पंक्तियों में सुजान नाम अक्सर आता रहता है, तो सुजान एक नाम जो है वो कृष्ण के लिए भी आया है, तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन लगता है कि ये सुजान का नाम किसके लिए आया है। दूसरा जो है बोधा। बोधा की प्रेमिका का क्या नाम था? सुभान। इनका एक नाम सुभान भी आता है। तीसरा है आलम। अभी हमने आपको बताया था कि एक जो दोहा पूरा किया था शेख ने, तो वही उसी से इन्होंने बाद में विवाह भी कर लिया था। तो आलम की जो प्रेमिका थी शेख रंगरेजिन कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियों की। रीतिकाल की प्रवृत्तियां क्या हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सारे जो गुण हैं वह किस काल के अंतर्गत आते हैं, या रीतिकाल की विशेषता क्या है, हम किस आधार पर उन्हें हम पहचानेंगे। तो प्रवृत्तियों की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख प्रवृत्ति आ जाती है रस निरूपण। जैसे कि नाम ही है, काव्यांगों का निरूपण इसमें किया गया है। अब यह काव्यांग 2 तरीके के आ जाते हैं। जो रस निरूपण की अगर बात करते हैं तो समझ लीजिए कि इसमें एक चीज आता है सर्वांग, ठीक है, सर्वांग निरूपक, ठीक है, और दूसरा आता है विशिष्टांग। सर्वांग के अंतर्गत क्या आता है? सर्वांग के अंतर्गत आता है कविता या काव्य के सभी अंग, अर्थात काव्य हेतु, रस, छंद, अलंकार,
जितने सारे काव्य के लक्षण आते हैं वो सभी अंगों का इसमें वर्णन मिलता है। सभी इसमें जो प्रमुख नाम आते हैं, चिंतामणि है, देव है, कुलपति, इनकी रचनाओं में काव्य के सभी अंगों का इसमें उल्लेख मिलता है। और दूसरा आता है विशिष्टांग निरूपक, अर्थात इन सभी अंगों में से किसी एक अंग की बात की गई हो। बहुत सारे अंग हैं, हम उसमें से किसी एक चीज की बात करेंगे, या तो अलंकार की बात करेंगे, या रस की बात करेंगे, छंद की बात करेंगे, तो यह जो है विशिष्टांग निरूपक के अंतर्गत आता है। अब इसमें देखिए फिर एक नाम आता है देव का, तो देव दोनों में रहे हैं, सर्वांग निरूपक भी ये कहलाते हैं और इन्होंने विशिष्टांग भी लिखा है। पद्माकर है, रसलीन है, मतिराम है, यह विशिष्टांग निरूपक कहलाते हैं। इसकी जो दूसरी विशेषता है वह है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जिस राजा के आश्रम में ये रहे हैं उनकी प्रशंसा इनके लिए आवश्यक रही है, जो कि आदिकाल की भी विशेषता रही है। प्रकृति चित्रण, इस काल की रचनाओं में प्रकृति चित्रण मिलता है। यदि बात करें तो पद्माकर की भी रचनाओं में 12 मासा का वर्णन मिलता है। और उसके बाद से सेनापति, सवाल भी आता है कि रीतिकाल के सबसे अच्छे प्रकृति चित्रक कवि कौन है, तो उसमें नाम आता है सेनापति का। उसके बाद से स्त्री भावना, इसमें क्या है, रीतिकाल में स्त्री को एक भोग्य ही माना गया, अर्थात विलास की वस्तु माना गया है। इन्हें बहुत ही आदर सूचक शब्दों से नहीं विभूषित किया गया है। इसके बाद आता है बहुज्ञता या चमत्कार। अब जैसे कि बात करें कि बहुज्ञता या चमत्कार क्या है। बहुज्ञता जैसे कि बिहारी के दोहों में आपको मिलता है, ये बहुत ही अधिक जानकारी वाले थे, प्रकांड विद्वान थे, ज्योतिष, गणित आदि का सभी कुछ जानकारी थी बिहारी को। चमत्कार प्रदर्शन वगैरह की बात करें तो संभवतः जो केशवदास ने प्रयोग किया है अपनी कविताओं में, यह चमत्कार प्रदर्शन ही दिखाता है। और संभवतः यही कारण है कि उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उनके काव्य को समझना बहुत ही दुर्लभ चीज रहा है, क्योंकि उनमें कुछ क्लिष्ट शब्द आए हैं और इससे लगता है कि यह अपनी चमत्कारिता दिखा रहे हैं। तो यह जो है रीतिकालीन कवियों में सामान्य रूप से पाई जाती है। श्रृंगारिकता इसमें है, श्रृंगार वर्णन मिलता है, चाहे बिहारी के दोहे हो या किसी में हो। जो कृष्ण का रूप रहा है उसमें भी, राधा कृष्ण के रूप में भी यहाँ पे श्रृंगारिता ज़्यादा मिलती है, लक्षिक वर्णन मिलता है। उसके बाद से नीतिगत अगर बात करें तो इस काल में नीति से संबंधित रचनाएं भी मिलती हैं। इसके बाद आता है ब्रज भाषा का प्रयोग। रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता है। यदि हम जैसे बात करते हैं कि आदिकाल की जो भाषा थी वह डिंगल पिंगल थी, भक्ति काल की जो भाषा थी वो अगर ज्ञानाश्रय में पंचमेल खिचड़ी हो जाती है तो आपके राम भक्ति में अवधि हो जाती है, कृष्ण भक्ति में आपकी ब्रज भाषा हो जाती है। तो हर युग का अपना अपना एक भाषा होता है। तो अगर रीतिकाल की अगर बात करें तो रीतिकाल में भी ब्रज भाषा ही कविता का माध्यम रही है। इसके बाद जो समय आता है वह आधुनिक काल के अंतर्गत आता है और वहीं से इस ब्रज भाषा का थोड़ा बहुत परिवर्तन होता गया है। वो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। धन्यवाद।